एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। इसमें पहला देख रहे हैं E ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज्ड वायर। ध्यान से देखिए, मान लेते हैं कि ये इनफाइनाइट लेंथ का चार्ज्ड वायर है। तो यदि इनफाइनाइट लेंथ की बात करता हूं तो दिमाग में तो ये आ ही गया, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जाता हुआ। और चार्ज का वैल्यू फिर कैसे लिखा जाएगा, तो पर यूनिट लेंथ, लैम्डा कूलम पर मीटर। तो इसको यदि पॉइंट चार्ज यदि रहता है तो पॉइंट चार्ज रहता है तो आप याद करो, उसके कारण बल्ब की तरह रोशनी चारों तरफ निकलता देखते हो। तो यहाँ तो ये इनफाइनाइट वायर ट्यूबलाइट की तरह देखो, इससे जो रेज निकल रही होगी वो ऐसे आप देख सकते हैं। अब क्या करते हैं, हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चाहिए कि वायर से आर डिस्टेंस पे कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक हमने क्लोज्ड सरफेस ले लिया, ध्यान देना, आर डिस्टेंस पर। ये जो क्लोज्ड सरफेस लिया है, ये लिया है सिलिंड्रिकल क्लोज्ड गॉसियन सरफेस जिससे कहते हैं। और जब ये सिलिंड्रिकल क्लोज्ड गॉसियन सरफेस हमने ले लिया तो हम लोग जानते हैं इस सरफेस के लिए, इस सरफेस को एस कह देते हैं। यदि तो फाई ये एस जो देखोगे या फाई क्लोज्ड सिलेंडर जो देखोगे, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, ई डॉट डी ए से। या तो समेशन ले लो या इंटीग्रेशन ले लो। क्लोज्ड सरफेस के लिए ये सर्किल, और ये किसके बराबर हो जाएगा, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। अब ध्यान दो, ये क्लोज्ड सिलेंडर जो है इसके 3 पार्ट कर देते हैं। एक ये अपर डिस्क, ये जो फाई क्लोज सिलिंड्रिकल सरफेस जो है इसके 3 टुकड़े कर देते हैं। फाई ये अपर डिस्क प्लस फाई लोअर डिस्क प्लस फाई कर्व्ड सरफेस। और ये क्यू इनसाइड हो जाएगा यदि ये एच हाइट मैंने मान लिया है सिलेंडर, तो लेमडा एच हो गया टोटल चार्ज जो भीतर मौजूद है बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड के बदले। तो क्लोज्ड सिलेंडर के हमने 3 पार्ट किए, एक तो अपर डिस्क, एक लोअर डिस्क और एक कर्व्ड सरफेस। और उन तीनों पे मुझे ई डॉट डी एस कैलकुलेट करना है कि उनको क्रॉस करके, उस सरफेस को क्रॉस करके जो आ रहे होंगे लाइन, उनको काउंट करना है।
तो उसका काउंटिंग का वैल्यू जो है मैथमेटिकली कैसे मिलता है, ई और एरिया वाला डॉट प्रोडक्ट लेकर के। तो एक काम करो, ऊपर वाले सरफेस पे आकर के देखो, ऊपर वाले सरफेस पे ई का डायरेक्शन देखो और एरिया का डायरेक्शन देखो। तो एरिया और ई दोनों में कितने डिग्री का एंगल है उसे देखो, कितना डिग्री दिख रहा है ऊपर वाले सरफेस पे? 90 डिग्री। तो ये अपर डिस्क पे डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा ई डॉट में? ये cos 90। cos 90 तो 0 होता है, तो ये 0 हो गया। उसी तरह लोअर डिस्क पे कितना हो जाएगा? 0, वो भी 0 हो जाएगा। अब बारी आता है कि कर्व्ड सरफेस पे क्या करें। तो कर्व्ड सरफेस के लिए हम ध्यान से देखें, किसी भी जगह जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, किसी भी जगह जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और वहां यदि एक छोटा सा मैं एरिया ले लूं, तो उस एरिया का जो डायरेक्शन होगा डेल्टा ए का, तो दोनों एरिया और ई एक ही जैसे पैरेलल दिख रहे हैं, रेडियली आउटवर्ड होगा फील्ड लाइंस, और वो कर्व्ड सरफेस के भी नॉर्मल के ही अलोंग कहलाएगा, क्योंकि रेडियस ही नॉर्मल होता है कर्व्ड सरफेस पे। तो ये ई और डी ए जो है, तो कर्व्ड सरफेस वाला जब आप देखेंगे, तो कर्व्ड सरफेस वाला क्या हो जाएगा? पहला 0 हो गया, दूसरा 0 हो गया, और तीसरा जो हो जाएगा वो समेशन ई डेल्टा ए कॉस 0 होगा। और ध्यान दीजिएगा ना कि ये लैम्डा एच बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो गया। अब यहाँ इंटीग्रेशन हो या समेशन, तो कर्व्ड सरफेस के हर एक पॉइंट का डिस्टेंस वायर से कितना है? आर। तो ड्यू टू सिमेट्री कर्व्ड सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट तो एक ही जैसा होगा। तो समेशन में ई चूंकि कांस्टेंट है, तो ई बाहर चला आएगा और समेशन चला जाएगा डेल्टा ए के साथ। और कर्व सरफेस का सारा जो डेल्टा ए इकट्ठा करेंगे, तो कर्व सरफेस का एरिया कितना आएगा? कर्व सरफेस का एरिया लिखना जानते हैं? 2 पाई आर एच लैम्डा एच बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ ई का वैल्यू कितना हो गया? लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, या 2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें तो इसे लिख सकते हैं 2k लैम्डा बाय आर। और मुझे याद आ रहा है, ये आपको ऑलरेडी याद भी है, इनफाइनाइट वायर का आप लोगों ने याद किया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लैम्डा बाय आर। तो एक बार इसे नोट कर लीजिए, तरीके को भी मैं फिर समझाता हूं। गॉसियन सरफेस कैसा लेते हैं? तो इनफाइनाइट वायर, सिलिंड्रिकल वायर, सॉलिड वायर, हॉलो इनफाइनाइट वायर, उन सब के केस में सिलिंड्रिकल सरफेस लेते हैं, जिससे ये ई डॉट डी एस कैलकुलेट करना आसान हो जाए। यहाँ कोई और शेप का यदि ले लेंगे गॉसियन सरफेस, तो फिर ये कैलकुलेशन ई डॉट डी एस वाला इतना आसान नहीं रह जाएगा। और ये आर डिस्टेंस का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकल करके चला आया। तो वायर से जैसे जैसे ज्यादा डिस्टेंस पे जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ताकत है, अमाउंट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, वो वैल्यू कम होती जाएगी। वायर के नजदीक ज्यादा, वायर से दूर होते गए तो कम होती जाएगी। जिन लोगों को ये समझ में आया हो हैंड राइज करें प्लीज। सर एक बार आपने जो भी बोला एक बार एक और बार बता दो प्लीज। हम्म। ये नोट कर लिया एक बार आप लोगों ने? फिर मैं समझाने के लिए अगले पेज पे चलूंगा, पहले नोट कर लीजिए चाहे तो। सर। हाँ हाँ सर अगर हम ये हॉरिजॉन्टल वायर ले लें और सर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही रखें, तब क्या केस बनेगा? अभी अभी आपके सामने वायर कैसा लिया है हमने? जैसा भी वायर लिया है, उस वायर को गॉसियन सरफेस के एक्सिस पे आप देख रहे हैं ना?
किसके Yes, sir. एक्सिस पे देख रहे हैं? गॉसियन सरफेस के एक्सिस पे। तो गॉसियन सरफेस के एक्सिस पे रखने से हमें क्या हुआ, तो जो दो डिस्क थे ना ऊपर और नीचे वाले, उनके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? 0। तो और कर्व्ड सरफेस वाले पर क्या खास बात आ जाएगी, ई और डेल्टा ए का डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पे एक ही जैसा दिखेगा, तो उनका डॉट प्रोडक्ट करने पर ई डेल्टा ए cos 0 हमें मिलेगा, और फिर उनमें हम समेशन अप्लाई करेंगे। तो यदि आपने वायर को हॉरिजॉन्टल कर दिया तो फिर सिलेंडर का ओरिएंटेशन बदल करके सिलेंडर भी हॉरिजॉन्टल ले लीजिएगा, वैसा ही लीजिएगा जैसा एक्सिस है, तभी आपको ई डॉट डेल्टा ए कैलकुलेट करना पॉसिबल मिलेगा। सर तब कर्व सरफेस का फ्लक्स 0 हो जाएगा ना? अरे बालक, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए या कुछ और टाइम पास करना है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मिलेगा? आप कहोगे कि सर मैं गॉसियन सरफेस जो है ब्लैक कलर का एक बॉक्स लेता हूं, जो ये बगल में मैंने बना दिया, तो फिर उससे क्या फायदा होगा? इससे इलेक्ट्रिक फील्ड आप नहीं निकाल पाओगे। तो यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो जैसा गॉसियन सरफेस मैंने आपको लेकर के दिखाया, वही गॉसियन सरफेस आपको हेल्प करेगा। और आपको यदि गॉस लॉ नहीं अप्लाई करना है तो याद करो, कैलकुलस से तो पहले आपको डिराइव करके ये मैंने बताया ही हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था। तो के लैम्डा बाय आर साइन बीटा माइनस साइन बीटा प्लस साइन अल्फा, परपेंडिकुलर वाला, फिर पैरेलल वाले दो कंपोनेंट होते थे। इनफाइनाइट करने पर वो अल्फा बीटा 90-90 करने पर 2 के लैम्डा बाय आर हो जाता था, याद करो। तो या तो गॉस लॉ आप अप्लाई करोगे, तो गॉस लॉ अप्लाई करोगे तो क्या तरीका है कि हम किसी भी तरह के गॉसियन सरफेस लेके काम नहीं कर सकते, वैसा लेना होगा हमें गॉसियन सरफेस जिसके बाद हमें ई डॉट डी ए कैलकुलेट करना पॉसिबल मिले। देखिए फिर से देखिए, ये एक इनफाइनाइट वायर है, ये एक इनफाइनाइट वायर है, तो इस इनफाइनाइट वायर का चार्ज वायर, अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा दिखेगा? ट्यूबलाइट की तरह देख लो पहले, और ट्यूबलाइट की तरह देखोगे तो रोशनी कैसे जाते देखोगे? ऐसे ही तो आते दिखाओगे। यदि आपने यहां गॉसियन सरफेस के बारे में सोचा, आपको आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो वायर से आर डिस्टेंस पे आए और एक गॉसियन सरफेस लिया आर डिस्टेंस का, और वो सरफेस कैसा लिया है? जिसके एक्सिस पे वायर है, और ये सरफेस सिलेंडर के शेप का लिया है, और ये आप कह रहे हो इसको गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस। मान लो ये S है, तो S के 3 टुकड़े कर दो, S1, S2 और कर्व्ड सरफेस S3। तो जब आप गॉस लॉ अप्लाई करोगे तो गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ कहता है फाई, जो सिलेंडर के लिए आप देखेंगे ये Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, और फाई सिलेंडर का 3 टुकड़ा हो जाएगा, फाई S1 प्लस फाई S2 प्लस फाई S3, Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। फाई S1 वाला कितना हो जाएगा? S1 वाला 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि S1 का जो डायरेक्शन होगा एरिया का, और S1 के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है, दोनों 90 डिग्री पे। एरिया A1 और E 90 डिग्री पे, और यहां भी चेक करो, एरिया A2 और ये E 90 डिग्री पे मिलेगा। कहीं भी उस S2 पे कोई भी पॉइंट लेके चेक करो E और A, और वैसे भी देखो ना, उन दोनों सरफेस को क्रॉस करके तो लाइन निकल ही नहीं रहा,
तो सर्कुलर डिस्क जो लेफ्ट साइड का लें या राइट साइड का लें, वहां पर तो ई डॉट ds 0 होगा। तो 2 तो 0 हो गए, तो बचा कौन? तीसरा। तो उसके ऊपर कहीं भी एरिया लेके देखो, कहीं भी छोटा सा एरिया ले लो और कहीं भी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का देखो डायरेक्शन, तो दोनों की पैरेलल ही तो मिलेंगे। तो तीसरा वाला जो होगा वो समेशन ई डेल्टा ए या इंटीग्रेशन ई डेल्टा ए क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ई हर एक पॉइंट पे एक जैसा है, तो ई डी ए क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट ई इंटू ए कर्व्ड सरफेस, और क्यू इनसाइड हो गया लेमडा एच बाय एप्सिलॉन नॉट ई इंटू 2 पाई आर एच कर्व सरफेस का एरिया, लेमडा एच बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से ई का वैल्यू कितना आ गया? एच दोनों तरफ से कट गया, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर लेमडा अपॉन या 2 के लेमडा अपॉन आर। क्या एक बार और डिराइव करके बताऊं? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर क्या ये ऐसा केस बन सकता है कि ये जो एस का डेल्टा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के 90 डिग्री पर हो? धीरे धीरे एक बार फिर से बोलिए। सर मैं ये बोल रहा था जो S3 का डेल्टा ए है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के 90 डिग्री पर हो। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के 90 डिग्री पे है यहाँ नहीं या सर 0 वो डिग्री पे? पूछा था कि उस केस में हो जाए, कोई केस ऐसा होगा? जो जो भी होगा वो बाद में सोचेंगे, अभी तो हमें ये एप्लीकेशन का डेरिवेशन देखना है ना। डेरिवेशन यदि मुझे कहेगा तो कैसे करते हैं, पहले उस पे फोकस करिए। क्या होगा इमेजिनेशन पे मत जाइए। यहाँ कई ऐसे मिलेंगे पोजीशन जहां 90 डिग्री पे होगा, कई ऐसे पोजीशन मिलेंगे जहां वो और किसी एंगल पे होगा। अभी क्या है उस पे फोकस करिए, उसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए। इमेजिनेशन में आप मत भटकिए। अभी अभी 10 डेरिवेशन आएंगे तो आपको ये समझ में आने लगेगा कि जनरली हम किस तरह का सरफेस लेंगे जिससे ई डॉट डी ए कैलकुलेट करना पॉसिबल हो पाएगा। एक काम और करिए, ये जो चार्ज्ड वायर होगा ना, ई आर ग्राफ उसका देखिए फॉर इनफाइनाइट चार्ज्ड वायर। तो इनफाइनाइट चार्ज वायर के लिए यदि आप देखते हैं ई आर ग्राफ तो कैसा बनेगा, ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला क्या है आपके पास? ई 2 के लेमडा बाय आर। तो यहां देखिए ई आर इक्वल्स टू 2 के लेमडा, ई आर इक्वल्स टू कांस्टेंट, वाई एक्स इक्वल्स टू कांस्टेंट। और वाई एक्स इक्वल्स टू कांस्टेंट जो होता है ये कैसा कर्व बनता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना कैसे देंगे? तो ऐसे इधर और ऐसे इस तरफ। तो क्या ये ग्राफ पसंद आ गया? यार ग्राफ कैसे बनेगा इनफाइनाइट वायर वाले चार्ज वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का आर के साथ का रिलेशन। इनको ऐसे देखिए, यदि वायर के राइट साइड में आप हैं तो राइट के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मतलब पॉजिटिव, और वायर के लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मतलब उसको निगेटिव से हम शो करते हैं। वायर के पास मतलब आर जीरो करने पर ई इनफाइनाइट होगा, और वायर से दूर जाएंगे आर इनफाइनाइट कर दो तो ई जीरो हो जाएगा। क्या पेज चेंज करूं? यस यस सर। यहां चेक करो, दूसरा
एप्लीकेशन आ रहा है E ड्यू टू hollow infinite charged cylinder. या cylindrical wire. E due to hollow infinite charged cylindrical wire. तो पहले तो चित्र को समझो कि इनफाइनाइट चार्ज सिलिंड्रिकल वायर का मीनिंग। ऐसा वायर जो कि इनफाइनाइट लेंथ का है सिलेंडर के शेप का, और वो उसका कुछ रेडियस मान लो कह दिया, मान लो ए रेडियस का है, और सिलिंड्रिकल वायर है तो पूरे सरफेस पे आप चार्ज देख रहे हैं। और पर यूनिट लेंथ ही वायर पे चार्ज कहा गया लैम्डा कूलम पर मीटर। 1 मीटर का वायर लेंगे तो उसके सरफेस पे टोटल चार्ज लैम्डा कूलम मिलेगा। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो वायर के फिर से तो वही सिलिंड्रिकल सिमेट्री दिखेगा। यदि सिलिंड्रिकल सिमेट्री ही दिखेगा तो यहां भी 2 केसेस सोचे, यहां भी नहीं, यहां ही। पिछले वाले में तो स्ट्रेट वायर था, यहां पर सिलिंड्रिकल वायर है और वही हॉलो। तो ये बीच वाले चार्ज यदि आपको लगे कि भीतर है कहीं पे, तो मत समझिएगा, ये सरफेस पे ही चार्ज है, जो भी चार्ज, क्योंकि भीतर तो मटेरियल नहीं है, चार्ज भी नहीं है, सरफेस पे ही है चार्ज। आप इनके 2 केस कैसे सोचेंगे? तो एक केस होगा इनसाइड, केस 1 इनसाइड। इनसाइड का मतलब आर डिस्टेंस पे है जो लेस देन ए है। तो आप क्या करते हैं, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस सोचते हैं, वो भी रेडियस उस सिलिंड्रिकल सरफेस का जो आप ले रहे हैं कॉमन एक्सेस, आर डिस्टेंस पर आ गए, और ये गॉसियन सरफेस, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। तो इसमें भी 3 पार्ट कर लेंगे, फाई एस हो जाएगा क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। आप चाहें तो 3 पार्ट करें, तो फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, और ना तो एक ही जैसा रहने दें, ई डॉट डी ए क्यू इनसाइड। इनसाइड चार्ज के बारे में सोचते हैं, इनसाइड तो चार्ज है ही नहीं। ई कर्व्ड सरफेस पे जैसा भी होगा, यदि होगा तो एक ही जैसा होता, ई इंटू 2πr/h आप कहते 0 के बराबर, और ई का वैल्यू आ जाता 0। क्यों? क्योंकि राइट साइड 0 है, तो ई का वैल्यू 0/2πr/h, तो 0। मतलब सिलिंड्रिकल वायर के भीतर यदि हम कोई पॉइंट लेंगे हॉलो सिलिंड्रिकल वायर के, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा।
यदि बाहर की बात करें, केस 2 आउटसाइड R is greater than A, तो आपको कैसा सिलेंडर लेना चाहिए? तो आप एक बड़ा सा सिलेंडर ले रहे हैं, एक्सेस वही R ग्रेटर देन A वाला। यहां कहीं भी आप यदि एरिया लेंगे डेल्टा ए कर्व सरफेस पे और इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे तो एक दूसरे से 0 डिग्री पे होगा। तो जैसे आप देखा करते थे डिस्क के केस में और सिलेंडर के केस में जो 3 टुकड़ा कर देते थे आप, phi S1 plus phi S2 plus phi S3 equals to Q inside by epsilon naught। तो ऊपर वाला जो S1 होता, नीचे वाला जो S2 होता और कर्व वाला जो S3 होता, S1 S2 वाले तो 0 हो जाते थे और कर्व वाला हो जाता था E into 2 pi RH, और वो किसके बराबर हो जाता था? लैम्डा H by epsilon naught। तो E का वैल्यू वही आ जाता था लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R या 2k लैम्डा बाय R, जो इनफाइनाइट वायर का हम देखा करते थे, पतले वायर का। एक तो होगा इनसाइड और एक होगा आउटसाइड। तो हॉलो इनफाइनाइट चार्ज सिलिंड्रिकल वायर की यदि मैं बात करूं तो सिलेंडर के भीतर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। आप 1 कूलम चार्ज कहीं भी रख दो, उस पे नेट फोर्स 0 होगा। और सिलेंडर के बाहर यदि आप हैं तो सारे चार्ज मिलके उसको रेडियली आउटवर्ड धकेलने की कोशिश कर रहे होते हैं। दो केस हैं, एक इनसाइड और एक आउटसाइड। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और आउटसाइड यदि बढ़ेंगे तो वो वायर वाला आइडिया। और सरफेस की यदि बात करते हैं टेंस टू R टेंस टू A, तो 2k लैम्डा बाय A हो जाएगा। जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा समझ में आया वो प्लीज हैंड राइज करें। बहुत बढ़िया। विशाल, आदित्य, माइशा, सोम, दिव्यांशु, रिद्धिमा, भव्या, केतक, अंश, वेदांत, पलक, सौमिल, कृतिका, क्षितिज, प्राप्ति, अंश, अभिष्का, शिवेंद्र, लक्षिता, पार्थ, अजिंक, अनुष्का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया स्वयं। देव्यांश और आर्यन, क्या एक बार और समझाऊं थोड़ा? सर आ गया समझ। आर्यन सर आ गया। बालक, आपको समझाऊं? आ गया। अच्छा, थोड़ा कोशिश करके ये देखो और बताओ, यदि मैं ER ग्राफ की बात करूं फॉर इनफाइनाइट चार्ज hollow cylindrical wire, hollow cylindrical wire, तो उसके ER ग्राफ की कहानी क्या बनेगी? तो ध्यान से देखिए, यदि आप जानना चाहते हैं ER ग्राफ, तो A रेडियस तक चाहे लेफ्ट आए चाहे राइट आए, वो तो 0 ही रहेगा।
लेटा हुआ एक्स एक्सिस पे E0, और सरफेस पे अचानक से एक वैल्यू मिलेगा ये डिस्टेंस पे आके, और वो वैल्यू कितना था 2k लैम्डा बाय a, और वहां अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण नेगेटिव में, और उससे जैसे जैसे दूर हटते जाएंगे वो कम होता चला जाएगा। अचानक से एक वैल्यू लेगा और फिर जैसे जैसे दूर हटते जाएंगे वो कम होता जाएगा। तो ग्राफ जो बन रहा होगा ये डिस्टेंस तक लेफ्ट और राइट साइड में, यहाँ 0 देख रहे हैं, अचानक से वैल्यू आएगा 2k लैम्डा बाय a, और फिर वो दूर जाने पे कम होता है। यहाँ भी लेकिन थोड़ा अजीब टाइप का मीन्स कि सरफेस तक 0 है, और सरफेस के बाद सरफेस पे एक वैल्यू है 2k लैम्डा बाय a, और फिर आगे बढ़ते हैं, a बढ़ता जाता है, वो कम होती जाएगी e का वैल्यू, तो मतलब r बढ़ता जाएगा, a से बड़ा होता चला जाएगा 2a 3a 4a। तो आपको ये ER ग्राफ भी साथ में ध्यान रखना है। ER ग्राफ क्या एक बार और समझाऊं? सर नोट कर रहे हैं। हाँ, नोट कर लीजिए। हो गया सर। ये जो अभी देखा आपने दूसरा एप्लीकेशन, हॉलो वायर था, तो E ड्यू टू तीसरा एप्लीकेशन देखिए, E ड्यू टू इनफाइनाइट सॉलिड cylindrical charged wire। अब क्या है कि चार्ज मौजूद है, ये ए रेडियस जैसे कह रहा हूं ना मैं, तो पूरे वायर में चार्ज मौजूद है। यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, और चार्ज का वैल्यू कह देता हूं, मान लो या तो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, रो कूलाम पर मीटर क्यूब कह देता हूं, या तो रो देगा, नहीं तो लैम्डा देगा, कुछ भी दे। तो मान लो अभी वॉल्यूम की बात हो रहा है, तो रो कूलाम पर मीटर क्यूब कह दिया, और है इनफाइनाइट वायर। अब यदि मैं बात करूंगा तो केस तो दो यहां भी बनेंगे। ये एक्सिस देख लो, याद करो हमने जो दो केस सोचे थे, एक इनसाइड और एक आउटसाइड, गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस।
केस 1 पे आ गए। इनसाइड ए R is less than A. R is less than A. इसमें चार्ज होगा या इस बार या नहीं होगा? ये R रेडियस का जो टुकड़ा आप ले रहे हैं और H हाइट है, तो आप कहोगे कि सर चार्ज तो यहां मिलेगा। अब यदि मैं बात करूंगा 5 सिलेंडर, उसके भी 3 टुकड़े करते थे, 5s1 ऊपर वाला डिस्क, 5s2 और 5s3 कर्व सरफेस, Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो भीतर चार्ज कितना है ये मैं बताता हूँ, पाई आर स्क्वायर H इंटू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये भीतर चार्ज हो गया है वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। पाई आर स्क्वायर H हो जाएगा वो आपने जो गॉसियन सरफेस लिया है उसका वॉल्यूम, और उसके भीतर पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज कितना है, रो, तो रो से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया पाई आर स्क्वायर H रो। टोटल चार्ज जो आपने जो सिलिंड्रिकल सरफेस लिया है उसके भीतर है, और 3 जो उसके पार्ट आपने किए उसमें 2 के तो 0 होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया से डॉट प्रोडक्ट, बचेगा केवल कर्व वाला, और कर्व वाले का एरिया हो जाएगा 2 पाई आर H। तो इनको यदि हम सॉल्व करके देखें तो E का वैल्यू आ जाएगा, पाई दोनों तरफ से गया, एक R चला जाएगा, एक H चला जाएगा, रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू R, रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू R। मतलब यहाँ जो रिलेशन है ये रिलेशन कैसा दिख रहा है, E इज प्रोपोर्शनल टू R, मतलब लीनियर रिलेशन होगा, R बढ़ता जाएगा E बढ़ता जाएगा। और इसी तरह जब बात करेंगे केस 2 आउटसाइड के लिए, तो ज्यादा टाइम लिए बिना 2 0 और एक हो जाएगा E इंटू 2 पाई आर H, और इनसाइड वाला लिखेंगे पाई आर स्क्वायर के बदले केवल ए डिस्टेंस तक ही मिलेगा मुझे चार्ज, तो वॉल्यूम जो लिखेंगे चार्ज का पाई ए स्क्वायर H इंटू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ E का वैल्यू आउटसाइड वाला निकल के आ जाता है ए स्क्वायर H, तो दोनों तरफ से चला जाएगा, रो बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और डिनोमिनेटर में आएगा R। तो डिनोमिनेटर में R आने का मतलब E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब R बढ़ता जाएगा जैसे वायर का होता था, और इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। और सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दोनों फॉर्मूले से मिल सकता है, चाहे ऊपर वाला केस 1 वाले से ले लो, चाहे केस 2 वाले से ले लो। सर हाँ, सर इसमें ए तो इसका रेडियस है सिलेंडर का, तो सर आर किसका रेडियस है? आप केस 1 की बात करना चाहते हैं या केस 2 की? सर केस 2। तो केस 2 में R है वो रेड वाले सिलेंडर का रेडियस। अब बताइए केस 2 में जो आउटसाइड वाला गॉसियन सरफेस आप देख रहे हैं, आउटसाइड वाले केस में R इज ग्रेटर देन A में गॉसियन सरफेस आप ले रहे हैं, तो ये जो गॉसियन सरफेस है इसका भी 3 सरफेस होगा, ऊपर वाला डिस्क, नीचे वाला डिस्क और एक कर्व। तो ऊपर वाले डिस्क के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन कैसा आ जाएगा, A1 के साथ 90 डिग्री पे। नीचे वाला डिस्क लेंगे तो उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वाला रिलेशन 90 डिग्री। तो बचेगा कौन सा, कर्व्ड वाला E और डेल्टा A दोनों देखिए नॉर्मल के लॉ। तो जब आप बात करते हैं कर्व सरफेस का एरिया, तो कर्व सरफेस का एरिया में कौन सा आर्ग्यू करेंगे, और जब आप चार्ज लिखेंगे, इस रेड वाला जो सिलेंडर है गॉसियन सरफेस,
उसके भीतर टोटल चार्ज कितना है? उसके भीतर टोटल चार्ज तो केवल ए डिस्टेंस तक ही है ना, आर तो ए से बड़ा है, लेकिन चार्ज तो केवल वायर में मिलेगा जो गॉसियन सरफेस के भीतर छुपा है। तो रेड वाले गॉसियन सरफेस के भीतर कितना चार्ज हमें मिलेगा? तो एच हाइट का वो टुकड़ा ले ले, ए रेडियस वाला, उसमें जितना चार्ज होगा वही मिलेगा। उसमें कितना चार्ज होगा? तो वॉल्यूम कैसे लिखते हैं सिलेंडर का, एच हाइट का? तो पाई ए स्क्वायर इंटू एच, और रो क्या है? पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज। तो पाई ए स्क्वायर एच इंटू रो हो जाएगा क्यू इनसाइड। तो धीरे धीरे ये कब होते गए? पहले स्ट्रेट वायर था, फिर हॉलो था, और फिर सॉलिड आया। एक बार आप देखिए, नोट कर लीजिएगा, मैं दूसरे वाला ध्यान से देखिएगा यार, ये क्या होगा? आगे भी कम होता चला गया, ये डिस्टेंस तक बढ़ा, आगे इलेक्ट्रिक का ग्राफ बनेगा, तक बढ़ा, लीनियरली बढ़ा, इज प्रोपोर्शनल टू आर, और आगे इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो जनरली आपके ये ग्राफ दिमाग में है, 4 ऑप्शन देगा, उनमें से चुनना होता है, और फॉर्मूला डिराइव करने का तरीका, फॉर्मूला डिराइव करने का प्रोसेस, वो भी सीखना होगा गॉस लॉ के एप्लीकेशन में। और ध्यान ये रखना है कि इनफाइनाइट वायर है तो वहां सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस चुनना फायदेमंद होता है। पॉइंट चार्ज होगा तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस चुनते हैं। सिलिंड्रिकल या इनफाइनाइट वायर होता है तो सिलिंड्रिकल ही गॉसियन सरफेस चुनते हैं, तभी काम बनता है। तो पिछला वाला पेज एक बार और देख लीजिए, ये नोट करिए। तो सर इस फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस कितनी है, क्या मैं इसे याद कर लूं? तो आपको पहला वाला याद है ही, बाकी याद करने की उतनी आवश्यकता नहीं है। केवल आप हॉलो वायर, चार्ज वायर में याद रखिए, भीतर 0 होगा, बाहर डिस्टेंस के साथ वेरी करेगा, डिस्टेंस बढ़ने से कम होता जाएगा। सॉलिड वायर में केवल ये याद रखिए कि भीतर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सेंटर पे एक्सिस पे 0 होगा, एक्सिस से जैसे जैसे सरफेस तक आएंगे बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर सरफेस से बाहर जाएंगे तो फिर घटने लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना एटलीस्ट फील रहना चाहिए, भले ही फॉर्मूला याद रहे ना रहे चलेगा, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड जनरली क्वेश्चन यहाँ नहीं पूछता, या तो ग्राफ दे देता है वो पूछ लेता है, और फॉर्मूला बेस्ड पूछेगा तो डिराइव कर लेंगे यदि काम पड़ेगा तो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि 100 क्वेश्चन में 10 इस पे मिल जाएगा, 20 इस पे मिल जाएगा, ऐसा होता तो मैं कहता याद कर लो। लेकिन इतना सा फील होना चाहिए, याद रहना चाहिए कि वायर के भीतर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ, और बाहर भी। भीतर जो है वो बढ़ रहा है सरफेस तक आते आते, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ। क्या ये पेज नोट कर लिया? यस सर। अच्छा यहां देखिए, E ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब यदि यहां मैंने पॉइंट चार्ज ले लिया तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको दिखता ही है ऐसे। तो यहां पर मैंने एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ले लिया, आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो आर रेडियस का गॉसियन सरफेस ले लिया। वहां देखो डेल्टा ए, और वहां देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ई का वैल्यू, दोनों के बीच 0 डिग्री का एंगल। तो फाई स्फेयर के लिए यदि हम देखना चाहते हैं Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो E dA
cos 0 इंटीग्रेशन q इनसाइड q ही है बाय एप्सिलॉन नॉट, e एक ही जैसा होगा हर एक जगह, इंटीग्रेशन dA q बाय एप्सिलॉन नॉट, dA बदल जाएगा a में q बाय एप्सिलॉन नॉट, और एरिया हो जाता है 4 पाई r स्क्वायर स्फीयर का सरफेस एरिया। तो E का वैल्यू कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर, kq बाय r स्क्वायर, ये तो आप जानते ही थे। तो डिराइव करने का ये तरीका है। यदि इसका ER ग्राफ बनाते आप तो ER ग्राफ वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का, ऐसे इस तरफ और ऐसे इस तरफ, PV टू द पावर गामा कांस्टेंट जैसे होता था, ER स्क्वायर कांस्टेंट। R के बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी। तो पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप जानते ही थे, लेकिन यहाँ आपने क्या किया, गॉस लॉ से उसे देखा। फिर स्फीयर के लिए E dA cos 0, आप सरफेस कोई भी ले लो, कहीं भी ले लो, जो एरिया का डायरेक्शन देखेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड का दोनों एक दूसरे के पैरेलल दिखेगा। तो डेल्टा ए जब सम करेंगे तो ए कौन मिल के आएगा, स्फीयर का सरफेस। ई तो हर एक जगह एक ही जैसा है, क्योंकि चार्ज से हर एक जगह एक ही जैसे डिस्टेंस पे आप हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता नहीं है, हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। अभी इस केस में मैंने मान लिया कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता है, हम ढूंढ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यदि ढूंढ रहे हैं तो ई कुछ तो होगा। तो ई जहां आर डिस्टेंस पे राइट साइड लें, लेफ्ट साइड लें, कहीं भी लें, ऊपर लें, नीचे लें, क्यू से आर डिस्टेंस पे एक ही जैसा होगा, तो वो इसीलिए इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। और डेल्टा ए सम होना मतलब ये आ जाएगा। तो सरफेस एरिया ए 4 पाई आर स्क्वायर, तो ई निकल के चला आया के क्यू बाई आर स्क्वायर, जो आपको पहले से भी याद है। जैसे स्ट्रेट वायर का डिराइव किया और वो हमें पहले से याद था, 2k लैम्डा बाय आर। ER ग्राफ भी हमने देखा। पेज चेंज करूं? Yes. यहाँ यदि कोई गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकल ले लेगा फिर फंस जाएगा। E.dA वहां कैलकुलेट करना सरफेस पे मुश्किल हो जाएगा, इसलिए यहाँ स्फेरिकल सिमेट्री काम करेगा। स्फेरिकल लेने पर E और कहीं भी डेल्टा ए लेंगे तो वो एक दूसरे के पैरेलल दिख जाएगा। E ड्यू टू चार्ज शेल। अब यहाँ हमारे सामने एक चार्ज सेल है, तो चार्ज सेल कहते ही आपको याद आ जाता होगा ना शेल थ्योरम। सर ऐसा क्यों कहते हो कि याद आ जाता होगा? तो याद करो, शेल थ्योरम कहते ही आपको याद आ गया होगा कि भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0, और बाहर क्या होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, जैसे कि क्यू सेंटर पे रखा हुआ हो। रेडियस मान लिया ए, और ये चार्ज है क्यू, यूनिफॉर्मली चार्ज सेल है। शेल माने खोखला गोला, मीन्स जैसे फुटबॉल हो और सरफेस पे चार्ज, भीतर कुछ नहीं। तो इसके दो केस बनेंगे। केस 1, इनसाइड R इज लेस देन A। अब यदि मैं बात करूंगा तो यहां पर गॉसियन सरफेस कैसा लेना ठीक रहेगा? R रेडियस का ये गॉसियन सरफेस, गॉसियन स्फेरिकल सरफेस। अब यदि यहाँ E.dA की मैं बात करता हूं, Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो E इंटू A हो जाएगा 0 बाय एप्सिलॉन नॉट, तो E इक्वल्स टू हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि जो आपने गॉसियन सरफेस लिया उसके भीतर तो कोई चार्ज है ही नहीं। उसी तरह R ग्रेटर देन A की यदि आपने बात की और यहां पर ले लिया है एक गॉसियन सरफेस, आउटसाइड वाले केस में गॉसियन स्फेरिकल सरफेस,
तो कहीं भी 1 कूलम रखते तो वो तो रेडियली आउटवर्ड धकेलता, और एरिया भी देखिए तो वो भी आप रेडियली आउटवर्ड लेंगे, तो दोनों के बीच 0 डिग्री का एंगल। तो केस 2 में जब आप r ग्रेटर देन a की बात कर रहे हैं तो E इंटू 4πr² किसके बराबर हो गया? Q इनसाइड, दैट इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट। E इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4πε0 Q बाय r²। E का वैल्यू हो गया KQ बाय r²। ये सेल्फ थ्योरम से तो आप जानते ही थे कि इनसाइड वाला होता है 0 और आउटसाइड वाला हो जाता है KQ बाय r²। तो सेल्फ थ्योरम के जो रिजल्ट थे इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, वो यहाँ गॉस थ्योरम से डिराइव होके आ रहा है। इनसाइड वाला 0 क्यों हो गया? क्योंकि वहां यदि मैं स्फेरिकल सिमेट्री के हिसाब से E इंटू ए कैलकुलेट कर लेता हूँ तो Q इनसाइड दैट इज 0 बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर आया, तो E का वैल्यू 0 आ जाएगा। इसका यदि कोई ER ग्राफ बनाएगा, कैसा बनेगा ER ग्राफ? सरफेस तक E0, सरफेस तक 0, चाहे लेफ्ट साइड जाए चाहे राइट साइड। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक वैल्यू आएगा और आगे वो कम होता चला जाएगा। सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक वैल्यू आएगा, फिर आगे वो कम होता चला जाएगा। तो यदि शेल है तो भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, तो ये डिस्टेंस तक चाहे भीतर जाए लेफ्ट राइट किसी भी तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही मिलेगा भीतर। और बाहर जब निकल के आते हैं तो सरफेस पे वैल्यू मिलेगा KQ बाय a², और आगे r के बढ़ने के साथ साथ कम होता जाएगा। यहाँ इनफाइनाइट वाला कहीं कोई सीन नहीं। क्या ये पेज नोट कर लिया? सर एक मिनट। हो गया सर। ये फिर देखिए E ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। यहां पर चार्ज पूरे वॉल्यूम में बिखरा हुआ है। ये रेडियस कह देते हैं a, और इसमें जो टोटल चार्ज है वो टोटल चार्ज है मान लो Q। तो जो रो होगा वो कैसे लिखेंगे? Q बाय 4/3 पाई r क्यूब पाई a क्यूब।
चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है कूलाम पर मीटर क्यूब, वो कैसे मिला होगा कि चार्ज को वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। तो या तो रो के फॉर्मेट में हम जाएंगे आंसर लिखने, या क्यू के फॉर्मेट में। टोटल चार्ज है क्यू, क्यू है टोटल चार्ज। ध्यान से सोचिए, यदि ये सॉलिड स्फीयर होता तो ये चार्ज एक दूसरे को धकेलते, रिपेल करते, और सारे चार्ज चला जाता सरफेस पे और बिहेवियर हो जाता सेल के जैसा। लेकिन यदि ये नॉन कंडक्टिंग है, लकड़ी का गोला हो, तो उसमें मैं जहां भी जो चार्ज रख दूंगा वो वहीं बैठा रहेगा, क्योंकि उसमें कंडक्टिंग कैपेबिलिटी नहीं है। तो कहा गया ये यूनिफॉर्मली चार्ज एक स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग। अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करना चाहते हैं तो इनमें भी दो केस बनेगा। केस 1, एक इनसाइड आर इज लेस देन ए। यदि हम लोग यहां देख रहे हैं गॉसियन सरफेस, अब ऐसा तो है नहीं कि इसके भीतर में चार्ज नहीं है। तो ई डॉट तो ई डॉट डी ए कैलकुलेट करते वक्त क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट यहां पर ये देख रहे हैं, तो कहीं भी 1 कूलम रख करके देखो, ये सारे चार्ज उसको धकेलने की कोशिश करते होंगे, और एरिया भी रेडियली आउटवर्ड आप लेंगे। गॉसियन सरफेस कैसा लिया है? स्फेरिकल। तो रेडियस के ही अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, रेडियस के ही अलोंग आपको एरिया का डायरेक्शन। तो ई डॉट डी ए में ई को आप अलग रख लो, डी ए ई इसलिए क्योंकि आर डिस्टेंस पे कहीं भी जाएंगे आप तो एक ही जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला है, चाहे लेफ्ट में आए चाहे राइट में जाए, ऊपर या नीचे, सिमेट्री के कारण। और ये डी ए जुड़ता जाएगा। क्यू इनसाइड कैसे लिखेंगे? तो रो को मल्टीप्लाई कर दें उस वॉल्यूम से जो आर रेडियस का है, तो रो इंटू 4/3πr³ कर दे सकते हैं। और ई के साथ ये डी ए मिल करके एरिया जो मिलेगा वो पूरा एरिया हो जाएगा 4πr²। रो 4πr³/3ε0, r² में एक r बचेगा, ई का वैल्यू आ गया रो बाय 3ε0 r। रो तो कांस्टेंट है, तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। इसका मतलब जैसे जैसे दूर जाएंगे सेंटर से ई का वैल्यू बढ़ता जाएगा, सेंटर पे 0, और जैसे जैसे दूर जाएंगे बढ़ता जाएगा सरफेस तक। ये इनसाइड वाली कहानी है। और यदि आप इसी जगह कहते हैं केस 2, तो गॉसियन सरफेस वहां क्या लेना पड़ेगा आपको? आउटसाइड में आर ग्रेटर देन ए, गॉसियन स्फेरिकल सरफेस। और इसके लिए केस 2 की जो कहानी बनेगी आर ग्रेटर देन ए का, फिर से वही E into 4πr² Q inside that is total charge Q by epsilon naught। तो यहाँ से E का वैल्यू क्या आ जाएगा? KQ by epsilon naught, KQ by r²। तो सेल थ्योरम से भी देखते थे, सारे सेल के चार्ज को सेंटर पे इकट्ठा कर देते थे यदि बाहर हो आप तो ये तो आउटसाइड है आप, KQ by r² वाला फॉर्मूला वैलिड हो जाएगा। क्योंकि टोटल चार्ज तो जो है वो Q ही होगा, Q by epsilon नॉट। रो के फॉर्मेट में नहीं लिखा। यदि रो के फॉर्मेट में लिखना होगा तो Q के बदले लिख देंगे 4πa³ 4/3πa³ इंटू रो। 4/3πa³ इसलिए क्योंकि केवल ये डिस्टेंस तक चार्ज है, आर स्मॉल आर जो कि ग्रेटर देन ए है वहां तक चार्ज नहीं है, केवल ए डिस्टेंस तक। तो 4/3πr³ इंटू रो हो जाता Q के बदले वैल्यू, लेकिन ये Q के ही फॉर्म में जनरली लिखते हैं।
टोटल चार्ज के फॉर्म में, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, दूर हट जाएंगे स्फीयर से, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता जाएगा, कम। यहाँ जो ये फॉर्मूला आ रहा है ना, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ये 3 स्टार मैंने कर दिया, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आर। भीतर में जब आप हैं स्फीयर के और यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग होगा तो फिर वो सेल बन जाएगा। सेल इसलिए क्योंकि सारे चार्ज धकेल के सरफेस पे पहुंच जाएंगे, कंडक्टिंग कैपेबिलिटी वहां होने पर, और फिर सेल के भीतर 0, बाहर के क्यू बाय आर स्क्वायर, वो फॉर्मूला सोचा जाएगा। लेकिन यदि नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर कहा गया है तो रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आर। रो है चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और आर डिस्टेंस सेंटर से। सेंटर पे 0 कर देंगे आर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, सेंटर पे 1 कूलम रखिएगा तो कहीं नहीं भागेगा, चारों तरफ के चार्ज के परेशानी के कारण वो वहीं बैठा रहेगा, सारी तरफ से धकेला जाएगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। आप ये इसका यदि ईआर ग्राफ देखते हैं तो ईआर ग्राफ कैसा बनेगा, आप सोचिए, सेंटर से सरफेस तक तो बढ़ेगा, देखिए ये तक आए, और उसके बाद फिर ये कम होता जाएगा। उसी तरह दूसरी तरफ भी जाएंगे तो सरफेस तक तो बढ़ेगा और फिर कम होता जाएगा। तो ईआर ग्राफ बना लीजिए, ईआर ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, और ये कंटिन्यूड रहेगा। अगले टर्न पे भी गॉस लॉ के एप्लीकेशंस की मैं बात करूंगा। और वायर हो गया, स्फीयर, स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब प्लेट की बात करेंगे कि यदि चार्ज का एक लेयर हो इनफाइनाइट, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, इसकी चर्चा अगले टर्न पे करेंगे। तो अभी के लिए यहीं तक रखते हैं।